नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एचयू भट्ट लाइव में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आजकल का माहौल देख करके और कई विचार दिलो दिमाग में उठते हैं और उनमें से एक विचार जो मेरे दिमाग में आया वो था कि शॉर्टेजेस एंड ह्यूमैनिटी, या उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ह्यूमैनिटी व्हेन देयर इज अ शॉर्टेजेस। आज हमारे समाज में कई तरीके की शॉर्टेजेस तो पहले से विद्यमान थी। अभी नई नई शॉर्टेजेस शुरू हुई हैं। वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, दवाइयों की शॉर्टेज है, डॉक्टरों की शॉर्टेज है। इस कमी के दरमियान, इस शॉर्टेजेस के दरमियान हम ह्यूमैनिटी के ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं, ये जब मेरे मन में विचार आया तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। वो जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में कार्यरत था, उस समय मुझे बार बार बॉम्बे जाना पड़ता था। कई बार तो मैं 3-3, 4-4 दिन तक या एक वीक तक बम्बई में रहता था। और उस दरमियान कई गेस्ट हाउस में से एक गेस्ट हाउस जो मेरे को मोस्ट फेवरेबल था, कन्वीनियंट था, वो था चेंबूर में। तो चेंबूर के एक गेस्ट हाउस में मेरा एक रूम रिजर्व रहता था। उस रूम के साइड में एक छोटी सी टेरेस थी और रूम का दरवाज़ा जो है वो टेरेस में निकलता था। और जब टेरेस के थ्रू जब आप देखते हैं तो थोड़ा हाइट से आपको बम्बई का नज़ारा दिखता था। रोड्स दिखते हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं, बंगले दिखते हैं, अपार्टमेंट दिखता है। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ स्लम था। बम्बई में ये एक नॉर्मल कल्चर है। आप देखेंगे कि हर लोकेलिटीज़ में, हर एरियाज़ में जहाँ बड़ी बड़ी विशालकाय बिल्डिंगें होती हैं, उसके साइड में कहीं छोटा सा स्लम तो जरूर होता है। तो वो स्लम में एक पोर्शन जो था उसमें बैगर्स, भिखारी लोग आकर के बैठते थे। वो लोग रोज सुबह वहाँ जमा हो जाते थे और जमा होते थे क्योंकि वहाँ पे डोनेट करने वाले लोग सुबह सुबह आते थे। कई लोग कपड़े लेके आते थे, कई लोग खाना लेके आते थे, कई लोग फ्रूट्स लेकर के आते थे हैं। और इस तरह वो कई लोग तो टेम्पो में आते थे, कई लोग कार में आते थे। तो इस तरह आ करके और वो बैगर्स को उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को डोनेट करते थे। अब वो नज़ारा बड़ा अजीब सा रहता था क्योंकि जब वो कोई भी व्यक्ति ऐसे आता था तो सारे बैगर्स जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते और हड़बड़ाहट होती, भीड़ होती, धक्का मुक्की होता। और वो कहते कि भी आप लाइन में लगो, लेकिन कोई लाइन में लगता नहीं था। सब एक साथ छीना झपटी, गाली गलौज, एक दूसरे के कपड़े खींचना, एक दूसरे के हाथ, टांग, गला सब खींचना, और जैसे एक युद्ध जैसा माहौल हो जाता था। और हर आदमी उस दान देने वाले व्यक्ति से ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ में एक्वायर करने के लिए तैयार रहता था। कुछ लोग थैली वैली लेके आते थे, अंदर थैली में डाल के फिर लेते। ये मैं दूर से देखता रहता और बड़ी दयनीय परिस्थिति होती थी। लेकिन सिनारियो चेंज हो जाता था, वातावरण बदल जाता था जैसे ही वो दान करता चला जाता था और वो बैगर्स, वो भिखारी आपस में बैठते थे और फिर उनका जोक्स चालू हो जाता था। गिनती करते थे, तेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आया, मैंने तो ये लिया, तैने ये लिया, और हंसते मजाक करते। और तो पूरा माहौल बदल जाता था। बदल ऐसे जाता था कि जैसे वो दान करता आता था तब तो युद्ध छिड़ जाता था, और जब
दान करता चला जाता था, डोनेट करने वाला व्यक्ति चला जाता था, तो सब एक हो जाते थे। ये एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में मैंने एक बार नहीं, कई बार, और शायद रोजाना, कई बार तो रोजाना देखता था। उसको देख करके मुझे आज ये चीज याद आई कि मैं इसके ऊपर आपसे कुछ बात करूं कि कई लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें से एक व्यक्ति का अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। वो है मिस्टर मनोज मुंतशिर। ये बड़े अच्छे लेखक हैं, अच्छे राइटर हैं। उन्होंने एक दिन एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था कि वो बिल्कुल बिना पैसे के, बिना किसी तैयारी के वो बॉम्बे आए और उन्होंने अपना स्ट्रगल चालू किया। और स्ट्रगल चालू करने के दरमियान वो लोग 2 साल तक फुटपाथ पे सोए, भिखारियों के साथ सोए। और उनका ये अनुभव कहता है कि इन 2 सालों में उन्होंने खुद ने कभी भीख नहीं मांगी, लेकिन कभी भी वो भूखे नहीं सोए। आपको आश्चर्य होगा कि बेगर्स में भी गाना, डायलॉग और अच्छी बातें सुनने वाले लोग होते हैं। ये मनोज मुंतशिर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है। और कई भिखारी तो उनके लिए स्वीट लेके आते थे, जलेबी लेके आते थे, समोसे लेके आते थे और उनसे कविताएं सुनते थे, उनके साथ बैठते थे। और 2 साल तक वो फुटपाथ के ऊपर भिखारियों के बीच में रहे। और ऐसा कल्चर उन्होंने बताया कि जितना संवाद और जितना एकीकरण भिखारियों में होता है, उतना उन्होंने समाज के कई बड़े बड़े हिस्सों में भी नहीं देखा है। तो मेरे को जब वो चीजें मैंने देखी और जब मनोज मुंतशिर का इंटरव्यू देखा, तो मैं 100% उस बात पे एग्री होता हूं कि भिखारियों की जिंदगी भी एक अलग टाइप की जिंदगी होती है। वो क्या, जब पूरा लूट मचने के बाद देखते हैं कि बूढ़े जो लोग हैं उनको खाना मिला या नहीं मिला, बच्चों को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो बच्चों को फ्रूट्स देते हैं, खुद का खाना जितना चाहिए उतना लेकर के बाकी दूसरों को देते हैं। जब लेने की बात आती है तो होड़ मचती है, लेकिन बैठ करके जब देने की बात आती है तो हर भिखारी ये देखता है कि मेरे बाजू वाला आदमी कहीं भूखा न रह जाए। दिस इज वॉट इज द ह्यूमैनिटी, दिस इज वॉट इज अवर सोसाइटी, दिस इज वॉट इज अवर कल्चर, दिस इज वॉट अवर रूट्स। और ये सामाजिक एकता और ये नेचर ही अपना हिंदुस्तान का एक कोर जिसको कहते हैं कि जिसके मूल में ये सामाजिक नीतियां जो हैं, सामाजिक बंधन जो है, वो बहुत बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से मेरे सुनने वाले लोग ये देखेंगे कि आज इस ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी में कुछ अपना दिल बड़ा करके सोचिए, लार्ज हार्टेडनेस सोचिए। जब एक भिखारी अपने मिले हुए दान में से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो आप संग्रह के इस कंपटीशन में क्यों बैठे? आप देखिए कि आप अपने बाजू वाले को, अपने समाज को, अपने लोगों को किस तरह सेवा कर सकते हैं। और ये टाइम है, ये समय है जब हमें ये सोचना होगा कि हम समाज के कितने काम आ सकते हैं। तो ये जमाखोरी छोड़िए और लोगों की सेवा में लगिए। जिस किसी हद तक आप सेवा कर सकते हैं उस तरीके से आप करिए। ये मेरा आप सबसे गुजारिश है। अब हम थोड़ी सी बात ये कर देते हैं कि अभाव और शॉर्टेजेस के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हम इनसिक्योरिटी में हमेशा रहते हैं। हमें ये विश्वास नहीं होता है कि आज जो चीज़ मुझे मिल रही है वो कल भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर्टिकुलर डर और इस पर्टिकुलर डाउट के चक्कर में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जमाखोरी के चक्कर में पड़ना चाहता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम जो हैं वो इनसिक्योरिटीज़ को ज़बरदस्ती इमेजिनेशंस के साथ लिंक न करें और हकीकत और धरातल पर माप कर करें। दूसरा होता है कि वरीज फॉर टुमारो,
कि मेरे को अगर आज तो मिल गया जो मिल गया, लेकिन कल अगर नहीं मिला तो क्या होगा, अगर कल नहीं मिला तो मैं भूखा रह जाऊंगा। ये डर आपको जमाखोरी की तरफ जो है वो आकर्षित करता है। लेकिन अगर आप आजू बाजू में देखेंगे तो इससे आपका समझौता शुरू हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि हमको फेथ हमने छोड़ दिया है, हमने आशाएं जो हैं उनके साथ जो है वो लिंकेजेस छोड़ दिए हैं। आशा एक बहुत बड़ी चीज है। कल दुनिया वापस अपने रास्ते पर आ जाएगी, सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, सारी शॉर्टेजेस खत्म हो जाएंगी। कोई सरकार, कोई समाज सेवी, कोई समाज इस चीज को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सरकारें पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और रहेंगी, और ये शॉर्टेजेस को किसी न किसी तौर पर आने वाले दिनों में समाप्त करना ही होगा या होना ही होगा, और हो ही जाएगा। ये विश्वास अपने आप में पैदा कीजिए। आलस्य को छोड़िए, कर्मयोगी बनिए। कल के ऊपर भरोसा सिर्फ आशाओं पे नहीं होता है, अपने पुरुषार्थ पे होता है। हम अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा रखें और ये देखें कि कल अगर नहीं मिला तो मैं किसी न किसी हालत में उसको लेके रहूंगा और मिल ही जाएगा। ये आशावादी और आलस्य को छोड़िए, आशावादी को धरातल पर मापिए और अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करके इस चीज को हैंडल करिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इवन मैं एक बार थाईलैंड के एक जो है वो जगह पे गया था, समुद्र की यात्रा थी, और उसमें जो है वो एक बीच के ऊपर, जिसको मंकी बीच बोलते थे, वहाँ पे बीच समुद्र के बीच में कई 100 किलोमीटर्स के बीच में एक छोटा सा आइलैंड था। उस आइलैंड पे मंकीज थे, बंदर थे, और बंदर इतने कि वहाँ लोग केले लेके आते, ये लेके आते, उनको केले जब बंदरों को देते तो वो केला उठा के तुम्हारी तरफ वापस फेंक देता था। उसको नहीं चाहिए भाई, ही डजंट वांट दिस। क्योंकि जब बंदर के अंदर अधिक संग्रह करने की आदत नहीं रही, और वो भी इतने सुनसान आइलैंड के ऊपर कि जहाँ कोई गारंटी नहीं है कि कल कोई आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ बंदर भी केला आपकी तरफ वापस फेंक देता है, तो हम इस संग्रह में क्यों पड़े हुए हैं? छोड़ दीजिए संग्रह की बात को, और इस चीज में से बाहर निकलिए। चीजें आपके साथ सही होंगी, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही आ जाएगा। इसलिए हमें कल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इंसान के अंदर 3 क्वालिटीज जो हैं वो ईश्वर के द्वारा दी हुई हैं। एक जो है जिसे हमें पहचानना होगा। 3 बातें ये हैं कि नियत, और दूसरी बात है निर्णय, और तीसरी बात है दान। नियत, निर्णय और दान, ये 3 चीजें भगवान आपको आपकी आत्मा के साथ देता है। तो हमें अपनी नियत साफ रखनी होगी। हमें नियत के ऊपर जो है वो आत्मा की आवाज सुननी होगी। हमें आत्मा की आवाज सुननी होगी हमारे निर्णय शक्ति के ऊपर। डिसीजन पावर जो है वो भी आत्मा का दिया हुआ है। आप अपने निर्णय के लिए अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करिए। अगर आप अपनी आत्मा से पूछेंगे तो निर्णय शक्ति आत्मा से आती है। और तीसरी बात है दान, क्योंकि दान देना भी आपकी आत्मा आपको बताती है। तो ये 3 जो आवाजें आपकी आत्मा की हैं, उस आत्मा की आवाजों को पहचानिए। कभी मौका मिला तो इन 3 चीजों के ऊपर मैं आपको फुल सेशन दूंगा। अभी वक्त इस बात का नहीं है, इसलिए मैं उस बात को यहीं पे छोड़ देता हूं। दूसरा यह है कि जो दान का जो स्वभाव है वो अपने अंदर पैदा कीजिए कि आप किस तरीके से दान दे सकते हैं, क्या दान दे सकते हैं। विद्या दान दे सकते हैं, आप सांत्वना का दान दे सकते हैं, आप सुनने का दान दे सकते हैं, आप सेवा का दान दे सकते हैं। किस तरीके से आप समाज के अंदर जो है वो इस तरह से अपना दान की प्रवृत्ति को और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको सोचना होगा। हमारी सोशल बॉन्डिंग जो है उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। हिंदुस्तान की संस्कृति में जो सोशल बॉन्डिंग है वही आपका सबसे बड़ा आधार है। उसको गंदा मत करिए, उसको मैला मत करिए।
आप अपने स्वार्थ के अंदर के अंदर अधीन होकर के और स्वार्थ के अधीन होकर के सामाजिक बंधन को मत तोड़िए, सामाजिक व्यवस्था को मत तोड़िए, समाज की सेवा को 100% आप अपने दिलो दिमाग में बसा करके रखिए। आज उसकी ज़रूरत है, कल मेरी ज़रूरत हो सकती है, परसों किसी और की ज़रूरत हो जाएगी। इसलिए हमें अब एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रख करके और सामाजिक बंधन को बरकरार रखना होगा। ये सह अस्तित्व की बात है। आज हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो कल कोई हमारे लिए कुछ करेगा। ये विचारधारा ही आपके सामाजिक बंधन का जीवन है और इसी के ऊपर आप आगे चलते रहिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और सामाजिक व्यवस्था उससे भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि अगर समाज ही नहीं है तो आप किसके सामने क्या करेंगे। इसलिए आपके लिए समाज का होना बहुत जरूरी है। आप किसके साथ खुशियां बांटेंगे, आप किसके साथ दुख बांटेंगे, इस चीज के ऊपर आज ही सोचिए। जब तक आपके आसपास के लोग खुश नहीं होंगे तो क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो खुश रहिए और खुशी बांटिए, सेवा करिए और सेवा की अपेक्षा, आकांक्षा रखे बगैर लोगों के दुख दर्द को पहचानिए। इस जीवन में इस आधार को अगर आप जितना आगे बढ़ा पाएंगे उतना आप सुखी रहेंगे, उतना आप खुश रहेंगे। मैं इस बात के साथ अपनी बात को आज विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप का जीवन सुखमय हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रेजेंट टाइम में जो तकलीफ़ें आप सहन कर रहे हैं, या मेरे दोस्त या मेरे लोग या मेरे रिलेटिव्स या मेरे पहचान वाले या पूरे समाज में जो व्याप्त है, उस चीज़ से हमें इजाज़ मिले, हम फिर से अपनी सही पटरी पर आ जाएं। मेरी शुभकामनाओं के साथ आई एडवाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप को मास्क में बांधिए, डिस्टेंस रखिए, हाथ और सफाई का ध्यान रखिए, बच्चों को बचाइए, बूढ़ों को बचाइए, अपने दोस्तों को बचाइए। थोड़ा वक्त है, थोड़ा संभल जाइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।